वेलकम टू एमिस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आऊँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है स्वतंत्रता एवं समानता। लास्ट चैप्टर अपने पढ़ा था शक्ति, सत्ता और वेदता। उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है धर्म, जो अपने सिलेबस से हट गए हैं। चैप्टर नंबर फोर्थ की बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है स्वतंत्रता एवं समानता। सबसे पहले बात करेंगे कि स्वतंत्रता होती क्या है। तो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शब्द है एक, जिसका नाम है लिबर्टी। ठीक है, इस लिबर्टी का ही हिंदी रूपांतरण करेंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा बंधनों का अभाव या इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट ही क्या कहलाती है? स्वतंत्रता कहलाती है। मानिए अंग्रेजी का एक शब्द है लिबर्टी, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है बंधनों का अभाव अर्थात इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। लेकिन कहीं कहीं पे स्वतंत्रता के अर्थ में ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। मानी युक्ति युक्त का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं आवश्यकता हो सभी के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, वहाँ पर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए जाते हैं। ठीक है, यही क्या है? स्वतंत्रता है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे स्वतंत्रता संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा किसने कहा? इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन एक बार पहले। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा किन्होंने कहा। बहुत बारी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसा किन्होंने कहा। ठीक है, तिलक ने, मानी बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा किसने कहा या ये कथन किसका है? तो अपना सीधा आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सवाल है, लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है? लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है? तो इसका सीधा ही आंसर क्या लिख देंगे अपन? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता को ही लोकतंत्र की आत्मा माना गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है? तो अपना सीधा आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की क्या माना गया है? आत्मा माना गया है। ऐसे ही छोटा प्रश्न आ जाए, मान लो लघुत्रात्मक आ जाए। ठीक है, अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? प्रश्न आ जाए अवसर की समानता क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य द्वारा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के अपने समस्त नागरिकों को अपने विकास के समान अवसर प्रदान करना, यह क्या कहलाती है?
अवसर की समानता, ये क्या कहलाती है? अवसर की समानता। कि राज्य क्या करेगा? राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिकों को आगे बढ़ने के अर्थात अपने विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। यही क्या है? अवसर की समानता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लोकतंत्र की आत्मा किस स्वतंत्रता को माना गया है? राजनीतिक स्वतंत्रता को माना गया है। अवसर की समानता की अगर बात करी जाए तो याद रखना, अगर अवसर मिलना, सभी लोगों को बराबर अवसर मिलना है, सभी लोगों को समान अवसर मिलना ही अवसर की समानता है। इसमें राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है? अवसर की समानता। एक कथन है, कथन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताने का प्रयास करना, कमेंट करना जरूर आप लोग, ठीक है। स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। मैंने ये कथन है, कथन किसका है ये बताना अपने को, ये कथन किसका है? स्वतंत्रता उन सभी बातों को करने का या उन सभी कामों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। अर्थात हम कोई भी काम करने के लिए आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन उस काम से किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, या जो भी हम काम कर रहे हैं किसी दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसा कथन किसका है? तो ये है पेन का। किसका है? पेन महोदय का। राजनीतिज्ञ था पेन महोदय। तो ये पेन महोदय का कथन है कि हम उन सभी कार्यों को, उन सभी बातों को कर सकते हैं, करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। अर्थात हम कोई भी काम कर सकते हैं, XYZ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसी एक परिभाषा और है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, मान लो 99.99% आने की संभावना है, ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यह कथन किसका है? ये अपने को बताना है, ये कथन किसका है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब स्वतंत्र जन्म लेता है, किसी प्रकार कोई बंधन नहीं होते, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं बंधनों में जकड़ा रहता है। क्योंकि आपको पता है मनुष्य के जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार के रिश्ते बन जाते हैं। किसी का बेटा लगेगा, किसी का भांजा लगेगा, किसी का भतीजा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या कर देता है? अनेक सामाजिक बंधनों में बंधा रहता है, ठीक है। ये कथन किसका है? रूसो महोदय का। रूसो, ये कथन किसका है? रूसो महोदय ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा होगा आप लोगों को। यहाँ तक बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और फिर भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो और अपनी समस्या
बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं बतानी है। स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली 2 बाधाएं बताइए। मतलब 2 बाधाएं बतानी है अपने को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या अपनी स्वतंत्रता को पहचान सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या ज़रूरी है, स्वतंत्रता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी आती है। एक तो होती है अशिक्षा, व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचान सकता। और दूसरी चीज़ आती है गरीबी। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली प्रमुख 2 बाधाएं कौन सी है, एक तो अशिक्षा और दूसरा गरीबी। अशिक्षा और गरीबी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता, सांस्कृतिक समानता क्या होती है ये भी देख लेते हैं एक बार। राज्य द्वारा, मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आप नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो राज्य द्वारा लिखते जाओ, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। राज्य द्वारा, या बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखाऊंगा मैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखाऊंगा ताकि आप आराम से समझ सको। राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना ही सांस्कृतिक समानता है। याद रखना, सांस्कृतिक समानता का मतलब बहुसंख्यक मानिए ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अल्पसंख्यक का मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ही कम है, मानी गिने चुने लोग हैं। तो समाज के एक तरफ तो हो गए बहुत ज़्यादा संख्या के लोग और एक हो गए बहुत ही कम संख्या के लोग। तो ये नहीं कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, या जिनके वोट या जिनके मत ज़्यादा हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे लिया जाए, जिनके मत या वोट कम है या जो कम जनसंख्या में हैं उनकी तरफ कम ध्यान दिया जाए। ऐसा न करके दोनों को बराबर रखना, दोनों को बराबर रखना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक समानता। जितने अधिकार बहुसंख्यकों को हैं उतने ही अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को है। दोनों के साथ समानता का बर्ताव करना, यही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक समानता। यही क्या कहलाता है? सांस्कृतिक समानता कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न और बन सकता है इसी टाइप का, इसी में से एक प्रश्न और बन जाएगा कि समानता के आधारभूत लक्षण बताने। जैसे मानो समानता के 2 आधारभूत लक्षण बताइए। 2 आधारभूत लक्षण बताने अपने को समानता की। ठीक है, तो समानता के 2 आधारभूत लक्षण कौन कौन से हो गए? देखो, आधारभूत का मतलब होता है कि ऐसे 2 लक्षण बताओ जिनसे ये पता चले कि वास्तव में समानता लागू है, वास्तव में समानता लागू है। तो 2 चीज़ें बतानी अपने को, 2 उदाहरण ऐसे बताने, जैसे समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। दूसरी चीज, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। जिन लोगों की कैटेगरी समान है, जिन लोगों की कैटेगरी क्या है, समान हो, उनके साथ समान प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और
सभी लोगों के साथ में विकास के कैसे होने चाहिए, समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ये नहीं कहीं ज़्यादा विकास हो गया कहीं कम हो गया, अर्थात मतलब असमानता नहीं फैलनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, समानता के आधारभूत दो लक्षणों की बात की थी अपन ने कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है, जैसे मान के चलो सामान्य व्यक्ति हैं, जनता सामान्य है, तो सामान्य जनता के साथ सामान्य व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति जिस एजुकेशन में हो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो अनपढ़ व्यक्तियों के विकास के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए विकास के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मानिए जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी के उसको अवसर उपलब्ध करवाएं। ठीक है, बाकी ये नहीं भाई अगर कोई लोग पिछड़े हुए हैं तो उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अभी 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसी क्वेश्चन का यही क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसमें 2 की जगह क्या पूछ ली गई थी, इसमें पूछ लेते 4 लक्षण पूछ लेते। कितने लक्षण पूछ लेते, 4 लक्षण पूछ लेते, तो अपन 2 लक्षण और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा हो जाएगा जैसे समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें। चाहे समाज हो चाहे राज्य हो, उसके अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, समान बर्ताव होना चाहिए। और एक और पढ़ लेते हैं, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करूं कि समानता के अपने को आधारभूत लक्षण बात के दोनों की बात कर ली थी अपन। तीसरा है समाज हो चाहे वो राज्य हो, उसके अंतर्गत आने वाले सभी लोग उसके लिए क्या है, बराबर हैं। राज्य समाज के लिए क्या है, बराबर। तो बर्ताव कैसा होगा, समान व्यवहार कैसा किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। और समाज के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई सी भाषा बोलता हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ज़्यादा संपत्ति हो चाहे बिल्कुल गरीब हो, इनको लेकर के, इनको बेस बना करके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप कमेंट करके हमारे को बताया करो। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा करवा दूंगा, पूरा पार्ट ही दोबारा पढ़ा दूंगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो। लेकिन कमेंट करके आप लोग हमारे को बताया करो। जब तक आप नहीं बताओगे हमारे को लगता रहेगा भाई आपको समझ में आ रहा है, इसलिए कमेंट करके बताया करो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कोई नया क्वेश्चन आपके पास हो जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, इस प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप कमेंट किया करो ताकि हमारे को पता रह जाए। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पे जो 2018 में आया था। एक तो है जैसे पाठ का नाम था स्वतंत्रता एवं समानता, है ना, उसी को उठा के प्रश्न बना लिया। जैसे स्वतंत्रता एवं समानता के अंदर जो आपस में क्या संबंध होते हैं, तो में पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, स्वतंत्रता एवं समानता में पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। उनके बीच में क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार के संबंध है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या संबंध होते हैं स्वतंत्रता और समानता में। पहली बात तो दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की क्या होती है, दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक। दोनों एक दूसरे के बगैर
नहीं रह सकती। ठीक है, जैसे नंबर फर्स्ट की बात करें तो राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी, क्योंकि नागरिकों का बड़ा समूह है शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना ऐसे लिखना, राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता के बिना, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। माने राजनीति में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक बड़ा समूह है, एक नागरिकों का बड़ा समूह है शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दोबारा से आप लोगों, ये राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता कैसी हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में अगर समानता नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में सहभागी हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी के सेकंड की बात की जाए तो नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे इसको। सेकंड नंबर, नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर नागरिकों को समानता नहीं रही, अभाव मानी कमी, अभाव का मतलब होता है कमी, अगर स्वतंत्रता समानता ही नहीं है तो स्वतंत्रता का उपभोग कैसे कर पाएंगे, स्वतंत्रता उनको कैसे मिल पाएगी। अगर समानता है तो ही क्या है, स्वतंत्रता है, अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। थर्ड की बात करेंगे, ये तो थी नागरिक समानता। ठीक है, अब बात करेंगे सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। ठीक है, अगर समाज में समानता नहीं होगी, अभाव मानी वही कमी, समाज में अगर समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता के ऊपर कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार रह जाएगा। मान जो पूंजीपति वर्ग है या समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, केवल स्वतंत्रता उन लोगों को मिल पाएगी। अगर समाज में समानता नहीं है, अगर असमानता है, ऊंच नीच का भेदभाव है, अमीरी गरीबी का भेदभाव है, तो अमीर लोगों को और उच्च वर्गों को ही स्वतंत्रता का विशेष अधिकार मिल पाएगा, सभी लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और अगर बात करें नंबर फोर्थ की, आर्थिक समानता के अभाव में, आर्थिक समानता जो है
बात करेंगे आर्थिक समानता के अभाव में। याद रखना, अगर समाज में आर्थिक समानता का रहेगा अभाव, क्या रहेगा? अभाव मानी कमी रहेगी, तो समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, गरीब और अमीर, जिसमें अमीर अधिक अमीर होता जाएगा, अधिक अमीर, और गरीब क्या हो जाएगा? अधिक गरीब हो जाए। समाज में दो खाइयां बन जाएगी, एक अमीरी और गरीबी, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जाएगी। इसलिए आर्थिक समानता भी आवश्यक है, नागरिक समानता भी आवश्यक है, सामाजिक समानता भी आवश्यक है, राजनीतिक समानता भी आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था, ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए, ध्यान रखना रिपीट हो जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है समानता के 4 प्रकार। समानता कितने प्रकार पूछ लिया? 4 प्रकार पूछ लिया। और ये कब आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। जिनमें बात करेंगे अपन नागरिक स्वतंत्रता, दूसरे की बात करेंगे स्वतंत्रता कह दो चाहे समानता कह दो, राजनीतिक समानता, थर्ड नंबर बात करेंगे सामाजिक समानता, नंबर 4 की बात करेंगे आर्थिक समानता। ज़्यादा अंतर नहीं है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन के अंदर कि नागरिकों को समानता नहीं मिलेगी, तो वो ये का यही है, बस सीधी सी बात है कि अगर राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी प्रकार का अगर कोई भेदभाव नहीं करता है, राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, तो पहली बात तो नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास कायम रह जाएगा। राज्य अगर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है तो नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास कायम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के द्वारा सभी नागरिकों को समानता दी जा सकती है या नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। फिर राजनीतिक समानता की बात करी जाए अगर, तो राजनीतिक स्तर पर राज्यों के सभी नागरिकों के साथ में कोई भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी वयस्क नागरिक जो अन्य योग्यता पूर्ण करते हैं उनको समान रूप से मताधिकार, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना देने, सार्वजनिक पद को प्राप्त करने, इन सब का अधिकार होना चाहिए। यही क्या है? राजनीतिक समानता है। दोबारा बता रहा हूँ कि राज्य राजनीतिक स्तर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो व्यक्ति वयस्कता की योग्यता पूर्ण कर लेते हैं, मतलब 18 साल के हो जाते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना मानी चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। बात करें सामाजिक समानता की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। समाज की नज़र में सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। समाज में सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है? सामाजिक समानता कहलाता है। अगर आर्थिक स्तर की बात करी जाए तो सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए ताकि सभी लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार आज अपन ने देखा इस पाठ के जो मेन क्वेश्चन थे, छोटे जो क्वेश्चन थे उनकी बात की थी अपन ने। अगर मान लो ये भी करवाया तो इनमें भी बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो छोटे क्वेश्चनों की दृष्टि से ही चल रहे हैं अपन, अभी बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। राजनीति सामाजिकरण, राजनीतिक सहभागिता की इनकी बात करेंगे अभी आगे वाले चैप्टरों के अंदर। आप लोग साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक इसको शेयर किया करो, क्योंकि अभी स्कूलें वगैरह तो चल नहीं रही है, तो घर पे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उन बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए ताकि उनकी भी अच्छी परसेंटेज बन सके। उनको भी अगर इस सुनहरा जो मौका मिला है आगे बढ़ने का, अच्छी परसेंटेज बनाने का और अधिक पढ़ने का, वो भी इस अवसर का लाभ उठाएं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।